जय हिंद, हिंद के सितारों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस टॉपिक को पढ़ने की क्या जरूरत है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से एक 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। इस बार भी आएगा। तब आपको इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और अच्छा, ये टॉपिक भी अच्छा है, मतलब लेंथी नहीं है, काफी इजी टॉपिक है, समझने में भी आसान है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब आप लगाएंगे क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि वाकई टॉपिक बहुत अच्छा है। तो इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी, हमें एरिया अंडर द कर्व क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो आपको बता दें, आपने अभी तक सीखा है रेक्टेंगल का एरिया निकालना, ठीक, स्क्वायर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, ठीक, ट्राइंगल का। तो इस प्रकार से आप एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि जैसे ये सपोज एक कोई पहाड़ है, ठीक, आप एक बार कहीं घूमने गए थे और आपने एक पहाड़ देख लिया। अब आप मैथ के स्टूडेंट थे, आपका दिमाग वैसे बहुत तेज चलता है। आपने सोचा कि जो ये पहाड़ है और ये जो जमीन है, इसके बीच में कितना एरिया आएगा, ठीक। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा करें कि इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, ठीक। आप ऐसा करें कि इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें और इसकी जो विड्थ है वो मान लीजिए डी एक्स है, ठीक। और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, वो है एफ ऑफ एक्स। अच्छा, वो कैसे आई वो भी बता देते हैं आपको। अब आप मान लीजिए कि जो जमीन थी वो एक्स एक्सिस थी, ठीक, और इधर कहीं वाई कोऑर्डिनेट भी होगा ना। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो वाई एक्सिस है, और जो ये पहाड़ है ये है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यही कर्व है हमारा, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही हमारा कर्व है, ठीक। तो अब आप ऐसा करें कि जो ओरिजिन से पॉइंट है, ये जो डी एक्स पॉइंट है ये ओरिजिन से है, मतलब सेंटर से है, ठीक। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन से है और x डिस्टेंस पर है। अच्छा, x डिस्टेंस पर ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है x। तो इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, वो कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट पर y की पर्टिकुलर वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो आप कहोगे कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, एफ ऑफ एक्स। उसके बाद रेक्टेंगल का फार्मूला लगा दीजिए। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते थे, ठीक है, वो तो एल इंटू बी होता था ना, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक। वही यहाँ पर भी करना है। करना क्या है कि दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये तो एक रेक्टेंगल का आपने बता दिया, ठीक, मान लेते हैं कि आपने एक रेक्टेंगल बना दिया और एरिया बता दिया। अच्छा, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एरिया बच जा रहा है। इस एरिया को हम क्या करेंगे, ठीक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये रेक्टेंगल्स हैं वो बहुत ही पतले हैं। ये रेक्टेंगल्स जो है बहुत ही पतला है, मतलब जो इसकी थिकनेस है वो बहुत ही कम है। dx की वैल्यू लगभग जीरो ही है, आप ये मानकर चलिए, ठीक। अब आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि नहीं, आप यह जो एक पॉइंट दे देता है कि a से b तक ये एरिया आप बता दें, a से b पॉइंट है और आपको इस वाले पूरे पार्ट का एरिया बताना है, ठीक। इस पूरे पार्ट का आपको एरिया बताना है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए भी कुछ नहीं करना है। बस हमने एक रेक्टेंगल अभी बनाया था और ये रेक्टेंगल हमारा बहुत ही पतला है, इसलिए इसकी जो ऊपर जितना भी एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये इस एरिया को हम नेगलेक्ट कर देंगे। इस एरिया को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं ना। मतलब ये जो रेक्टेंगल्स है हमारा, हम इधर बना लेते हैं ग्राफ को, कि जो रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो रेक्टेंगल्स बहुत ही पतले हैं, मतलब उनकी थिकनेस बहुत कम है। तो इस टाइप से आप उसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना दें, मतलब जो पहाड़ था उसे बहुत पतला पतला काट दें। इससे क्या होगा ना, होल एरिया कवर हो जाएगा। ये जो पहाड़ और जमीन के बीच का एरिया है ना, इसको आप बहुत ही पतले पतले हिस्सों में काट दें। मतलब इतने सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है कि ये बहुत ही पतले हों, बहुत ही पतले हों। और उसके बाद क्या करना है आपको, जब ये रेक्टेंगल्स बहुत ही पतले होंगे ना, तब तो होल एरिया कवर हो जाएगा। आपको बहुत सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक। अच्छा, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बीच में इतनी गैप नहीं है, ये भी ध्यान दें, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आप इन सबको जोड़ दें। जितने भी रेक्टेंगल्स आपने पतले पतले काटे थे उन्हीं सबको आपस में जोड़ देना है। जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है।
जोड़ने को ही तो इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सबको जोड़ देना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक, अच्छा कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना था, तो आपको पता है ए से बी तक निकालना था। ए से बी तक एरिया आपको बताना था। अब जब ए से बी तक एरिया बताना है तो ए से बी तक इंटीग्रेट कर दो इसे, ए से बी तक इंटीग्रेट कर दीजिए, निकल आया ना। अब कैसा भी पहाड़ हो, और पहाड़ हमारा एक्स एक्सिस पर था, तो इसलिए आपका जो फार्मूला बन गया एरिया अंडर द कर्व का, वो बन गया ए टू बी वाई डी एक्स। जो भी कर्व होगा आपके पास उसकी वैल्यू निकाल लेना है। ठीक, वाई की वैल्यू निकालना है, बात समझ आई। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, एक्स एक्सिस की बात करेगा तो आपको वाई की वैल्यू निकालकर और ए से बी तक इंटीग्रेट कर देना है। अच्छा एरिया है तो एरिया पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान दें, तो ये मॉड लगा सकते हैं आप, मतलब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस के ऊपर बने चाहे एक्स एक्सिस के नीचे बने। ठीक, तो एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा ये तो एक्स एक्सिस पर था, अगर यही वाई एक्सिस पर बन जाता, अगर यही ग्राफ हमारा ऐसे बन जाता और आपसे कहा जाता नहीं अब एरिया बताइए। ठीक, ये है हमारा कोई कर्व और इस पार्ट का एरिया आपको बताना है। ठीक, अच्छा ये कर्व है एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और ये जो पॉइंट है वाई वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट है वो पॉइंट है, आप मान लीजिए सी है और ये डी है। अच्छा अब इसमें क्या करना है, इसमें भी एरिया बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सी से डी तक लिमिट लगा देनी है, बट यहाँ एक्स डी वाई हो जाएगा, एक्स डी वाई हो जाएगा, और एरिया है इसलिए आप मॉड लगा लें, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बात समझ आई, दोनों चीजें क्लियर हैं कि एक्स एक्सिस पर जब भी कोई कर्व होगा तो हम निकालेंगे वाई डी एक्स, और अगर वाई एक्सिस पर है तो एक्स डी वाई। ठीक, एक्स डी वाई, बात समझ आई। चलिए एग्जाम्पल से बात क्लियर करते हैं। बताना है माइनस पाई से पाई और साइन एक्स डी एक्स, इस वाले पार्ट में आपको एरिया बताना है। ठीक, तो आप ग्राफ से भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन से तो कर ही सकते हैं, तो आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक, अच्छा ये वैल्यू है माइनस पाई और ये तो जीरो आएगा, ये आएगा पाई, ये जो पॉइंट होगा 2 पाई होगा। तो अगर हम जीरो से पाई में साइन एक्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 आएगा। ठीक, अच्छा ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो -2 आएगा ना, और आपसे एरिया पूछ रहा है माइनस पाई से पाई में, तो आपको करना क्या है, हमने कहा था ना जब भी आपसे पूछेगा एरिया की बात करेगा तो फिर आप मॉड लगा देना, और एरिया हमेशा प्लस होता है माइनस होता ही नहीं है, तो ये 2 आ जाएगा, ये भी +2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक, अगर माइनस पाई से पाई में साइन एक्स डी एक्स का एरिया अंडर द कर्व पूछेगा, एरिया अंडर द कर्व की वो बात करेगा, एरिया अंडर द कर्व मतलब इस कर्व के नीचे का एरिया, जो भी एरिया है और इस कर्व के नीचे का एरिया, और आपसे पूछ रहा है माइनस पाई से पाई में, ये एरिया पूछ रहा है ना। ठीक, तो ये एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर हो चाहे एक्स एक्सिस के नीचे हो, या फिर दाएं हो बाएं हो लेफ्ट राइट कहीं भी हो, तो एरिया हमेशा प्लस ही होगा, और कहीं पर अगर माइनस में उसका मैग्नीट्यूड आ भी रहा है तो फिर आपको मॉड ले लेना है, और हमेशा प्लस ही होगा, ये ध्यान दें। अगर इसे ही आपसे डिफिनिट इंटीग्रेशन में पूछ लेता, आपसे कहता फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, अगर ये डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करता माइनस पाई से पाई में आपको बताना है, ठीक, साइन एक्स डी एक्स, तब ये कितना आ जाता, तब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, 2 -2, मतलब फिर इसकी वैल्यू 0 आ जाती, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेगा तब 0 आ जाएगा, बट एरिया अंडर द कर्व की बात करेगा तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। बात समझ आई, तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी एरिया अंडर द कर्व की बात करे प्लस कर देना है, और जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेगा फिर उसको जो है चिन्ह के साथ प्लस करना है, मतलब माइनस का था माइनस का 2 था प्लस का 2 था, तब फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अच्छा अब आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो कहाँ तक निकालनी है, 1 to 4 निकालनी है। ठीक, तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, और ग्राफ बनाना आपको आता है, ये तो पैराबोला है, अगर नहीं आता है तब भी ध्यान दें कि जो है इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि इस टॉपिक में आपको ग्राफ बनाने होंगे,
और ये वैल्यू 1 है। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, और ये 4। अच्छा, इस पार्ट का एरिया आपको बताना है। ठीक, ये जो शेडेड रीजन है ना, इस पार्ट का एरिया आपको बताना है। कहाँ से कहाँ तक बताना है? तो 1 to 4 बताना है। ये भी ध्यान रखिए, पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, यानी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ भी आप पढ़ लें। बनते कैसे हैं? अगर y की पावर इवन है तो ग्राफ हमेशा x एक्सिस पर ही बनेगा। y की घात अगर सम है तो ग्राफ हमेशा x एक्सिस पर बनेगा। अगर x की घात सम होती तो ग्राफ हमारा y एक्सिस पर बनता। अगर x की घात सम होती तो ग्राफ y एक्सिस पर बनता। ये बात हमेशा ध्यान रहे। अगर दोनों की पावर सम है तब तो होल बनेगा ना, x एक्सिस पर भी बनेगा, y एक्सिस पर भी बनेगा, मतलब पूरी सिमेट्री हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से अब आप देखें कि जो हमें एरिया फाइंड करना है वो 1 to 4 और x एक्सिस की बात कर रहा है तो x एक्सिस पर है। अब x अक्ष पर है तो उस कंडीशन में एरिया क्या आ जाएगा? लिमिट लगा दें 1 to 4 और फार्मूला क्या था? y dx। अच्छा, y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू हम निकालेंगे, जो भी हमारा कर्व है y की वैल्यू आ जाएगी रूट x। y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट x। ठीक, और मॉड भी लगा हुआ है तो आप मॉड का भी ध्यान रखें। ठीक, उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर ये कितना आ जाएगा? x की पावर आ जाएगी 3/2 अपॉन 3/2 भी आएगा ना, और मॉड भी लगा हुआ है, लिमिट भी लगी हुई है 1 to 4 और मॉड लगा दीजिए। ठीक, आप चाहें तो मॉड लास्ट में भी लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लिखने में अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो जरूरी नहीं है यहाँ पर लगाना, लास्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करिएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, और जो ये है 3/2 ये बन जाएगा 2/3 ना, इसे तो बाहर लिख दें तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 2/3 और 4/2, मतलब ये तो 8 बनेगा सीधे सीधे, और ये -1 तो ये 7, 7 2 जा 14/3। ठीक, स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया कितना आ गया ये भी लिखना जरूरी है, वरना आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 14/3। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आपको डाउट लगे तो आप इसे बाहर निकाल लें। ये 4 की पावर 3/2 है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 1/2, या फिर उल्टा लिख लें। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे लिखें, आप लिखें √4 पूरे की पावर 3, तो √4 मतलब ये 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब कि फिर ये बन जाएगा 8 बन जाएगा ना। और भी अगर कोई दिक्कत हो तो इसे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, मतलब ये 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। इतना तो आप समझते ही हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये तो सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो देख रहे हो, अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कह रहा है कि वाई स्क्वायर इजकल टू 9x। ये कोई कर्व है, मतलब पैराबोला है वैसे तो, और x की वैल्यू है 2 से 4 तक, लिमिट भी गिवन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है। कह रहा है कि x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया अंडर द कर्व बताना है। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो आप ग्राफ बना लें। फिर से y की पावर सम है ना, y की पावर सम है तो ग्राफ हमारा x एक्सिस पर ही बनेगा, x अक्ष पर बनेगा ना। तो ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, और निकालना कहाँ से कहाँ तक है? तो 2 से 4 तक निकालना है। ठीक, इस पार्ट का एरिया बताना है, x अक्ष से घिरा होना चाहिए। ये जो कर्व है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ठीक, जो हमारा कर्व है वो तो आप पहचान ही रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है इसे। ठीक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप इतना तो जानते ही हैं, और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो भी x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो उसके बाद फार्मूला आप अप्लाई करिए। लिमिट है 2 से 4 और y dx। अच्छा, y की वैल्यू भी निकाल लीजिए, मॉड लगा लीजिए। ठीक, और सबसे लास्ट में हम मॉड लगाएंगे, ये भी ध्यान रहे, अब बीच में नहीं लिखेंगे। तो ये 2 से 4 और जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √9x। 9x का मतलब 3 बाहर हो जाएगा। ठीक, और 2 से 4 ये फिर से बचा √x। अब आप इसे इंटीग्रेट करिएगा तो ये है 3 और x की पावर 3/2 और अपॉन में आएगा
2/3 लिख देते हैं सीधे सीधे, अपॉन में आएगा ना, 3/2 अभी किया था हमने। अब इसे सॉल्व कर लें, लिमिट भी लगा दें 2 से 4, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये तो 2 बचेगा केवल। और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा 2, और 4 की पावर 3/2 मतलब ये फिर से 8 बनेगा ना, ये बन जाएगा 8, और ये 2 की पावर 3/2 मतलब कि ये बनेगा 2√2। ठीक, तो यही आंसर आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक, स्क्वायर यूनिट, ये भी लिखना बहुत कंपलसरी है। तो वो कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई की वैल्यू 2 से वाई की वैल्यू 4 तक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। आप अपनी बुक से क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा यहाँ पर x की पावर इवन है, x की घात सम है, मतलब ग्राफ हमारा कहाँ बनेगा, y अक्ष पर बनेगा, तो हम y अक्ष पर बनाएंगे। ठीक, तो ये है y और ये है x एक्सिस, y अक्ष पर, अच्छा y की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक है। जो एरिया अंडर द कर्व हमें बताना है, यही तो है एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया बताना है फिर हमें, बात समझ आई, इस पार्ट का एरिया बताना है। कह रहा है y अक्ष द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, कहाँ कह रहा है बताना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एरिया है वाई अक्ष के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो करना क्या है, एरिया अंडर द कर्व, अच्छा यही है एरिया अंडर द कर्व, ये भी ध्यान रहे, बार बार हम कह रहे हैं आपसे। ठीक, तो ये आ जाएगा, लिमिट लगा दें, 2 से 4 है लिमिट, और x dy, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, और लिमिट है 2 से 4 रूट y dy। ठीक, उसके बाद आप इंटीग्रेट करिएगा सीधे सीधे, इसमें भी 2 से 4 है लिमिट, 2 ही है बाहर, तो ये बनेगा y की पावर 3/2, और ये तो 2/3 कांस्टेंट है, लिमिट है 2 से 4, और ये आ जाएगा मतलब 4/3, और साथ ही साथ लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 माइनस, और ये आ जाएगा 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2, लिमिट अप्लाई करना आपको ठीक से आता है, मतलब पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक, पहले ऊपर वाली ही लिमिट लगानी है, तो ये 4/3, अच्छा 4/3 मतलब ये फिर से 8 आ गया, और ये 2√2 बचा। अब आप इसे, अब क्या करेंगे, 2 कॉमन मिल सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 2 कॉमन ले लें बाहर, तो ये 8 हो जाएगा, और ये बचेगा फिर 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो ये था आपका एरिया अंडर द कर्व। अच्छा ये क्वेश्चन कई बार आया है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसे बहुत ध्यान से करिएगा। सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये कह रहा है कि x² 14 + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस बार होल एरिया निकालना है। ठीक है, कि हम एक पार्ट का निकाल देंगे, ठीक, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ आई, कि हम ऐसा करेंगे कि एरिया निकालने के लिए जो है, लिमिट तो हमने निकाली नहीं, ठीक है अभी निकाल लेते हैं, और y dx कर देंगे, साथ ही साथ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स का एरिया तो हम निकालने बैठेंगे नहीं, तो इससे अच्छा हम एक पार्ट का निकाल देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा लिमिट निकालने, मतलब x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप y को 0 पुट करें, y को आप जैसे ही 0 पुट करेंगे ना, तो ये बचेगा फिर x² 16 = 1, मतलब x² 16, यानी x की वैल्यू ±4 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास 4, 0, और ये आएगा -4, 0, तो लिमिट आ गई 0 to 4। अच्छा y की भी वैल्यू चाहिए हमें, तो y की वैल्यू निकालें आप, y की वैल्यू आप निकालेंगे, मतलब ये आ जाएगा y² 9 = 1, ये प्लस का है, शिफ्ट करिएगा, -x² 16, इसमें आप एलसीएम ले लें, तो y² =
ये बनेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और साथ ही साथ 9 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगी ना, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आई? तो अब आप y की वैल्यू यहाँ शिफ्ट करिएगा, तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, वो था 4, 0 टू लिमिट भी 4 ही है, और जो y की वैल्यू है वो है 3/4। ध्यान से देखें तो यहाँ लिख लेते हैं बाहर हम, अच्छा चलो अंदर लिख देते हैं, 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बचेगा 3 और 0 टू 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को लिखा जा सकता है ना 4 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा हमने फार्मूला लिखवाया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था। ठीक, देखते हैं। अब तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, अब आप फार्मूला अप्लाई कर दें सीधे सीधे, तो ये बन जाएगा फिर 3 तो बाहर है, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है 4, x की वैल्यू तो x ही है, मतलब ये बनेगा x अपॉन 2। उसके बाद कॉपी पेस्ट है, जैसा था वैसा लिखना है, तो जैसा था वैसा ही लिखना है, मतलब ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर a है 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 16 अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब 4। ठीक, तब ये बन गया, लिमिट कितनी है 0 से 4। अच्छा ये बनेगा 8, ये तो 8 बन जाएगा, ये आ गया 3/2 और x अपॉन 2, लिमिट अप्लाई करिएगा, 4 जैसे अप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म ही हमारा 16 माइनस 16 बचेगा प्लस 8, और साइन इनवर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 4/4 माइनस, अच्छा 0 अप्लाई करेंगे तब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 और ये भी 0 ही हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये टर्म तो 0 ही है। यहाँ पर हमारे पास बचा 3/2 और इनटू ये तो 0, इसका काम समाप्त, ये खाली बचा 8 और ये बचा साइन इनवर्स, 4 से 4 कैंसिल होगा तो फिर 1 बचेगा, तब ये बचा 1। अच्छा 2 से डिवाइड कर दें तब तो ये 4 आ जाएगा, ये 12 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2। ठीक, तब ये आ जाएगा π/2, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर 6 पाई आएगा, फिर स्क्वायर यूनिट जो आपका आंसर आएगा वो आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट। अच्छा स्क्वायर यूनिट भी लिखना ना भूलें, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, हम ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक।